आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, ये देखिए, और ये विषय इसका जो पाठ है, भाग है, वो भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इसके पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हम देखेंगे पाठ 4 का नाम क्या है। पाठ 4, देखिए पाठ 4 अतीत के चित्रपट, विषय खा है। अतीत के चित्रपट, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, इसके हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन कौन करते हैं? इसका उत्तर है ए, मानव विज्ञानी। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 4.3 में समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है ए, समय रेखा की लंबाई को सीमित रखने के लिए। अगला प्रश्न है तीसरा, उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्राम को कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, बल्ली। प्रश्न क्रमांक 4, आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंगों द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सी, शैल चित्र। अगला प्रश्न है 5वां, दुनिया के अधिकांश देशों में त्योहारों की तिथियों की गणना के लिए किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बी वाले पर टिक कर लें। 6वां है, आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते? इसका उत्तर है डी, रेडियो। डी वाले विकल्प पर टिक कर लें। फिर अगला प्रश्न है 7वां, शताब्दी किसने समय के कालखंड को कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी, 100 वर्ष। 8वां है, मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जहाँ विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर है बी, भीमबेटका। अगला है 9वां प्रश्न, इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, पट्टिका। सी वाले पर टिक कर लें। 10वां है, समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है? तो उत्तर है बी, पैमाना। बी पर टिक कर लें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये कुछ शब्द दिए हैं ब्रैकेट में, इनका उपयोग करके हमें ब्रैकेट भरना, रिक्त स्थान भरना है। जैसे ये जीवाश्म, पंचांग, पुरातत्व, स्रोत, ये सब इनका उपयोग करना है हमें। पहला है रिक्त स्थान, इतिहास की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। समय रेखा लिख लें इसमें। बी है 1000 वर्षों का कालखंड सहस्त्राब्दी कहलाता है। इसमें सहस्त्राब्दी लिख लें। फिर अगला सी वाला, पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत हैं। इसमें पुरातात्विक लिख लें। डी है, मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे घड़े, मात्र मूर्तियों और हड्डियों का अध्ययन करने वाले पुरातत्व विज्ञान कहलाते हैं। पुरातत्व विज्ञान लिख लें। ई में पंचांग लिख लें। पंचांग तालिकाओं की पुस्तिका है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों की सूचीबद्ध किया जाता है ना। अब अगला प्रश्न है एफ, जिस समय अवधि का एक बड़ा भाग हिमाच्छादित था, इसे हिमयुग कहा जाता है। तो हिमयुग लिख लें इसमें। जी है, इतिहास के विभिन्न स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। जी में पुनर्निर्माण लिख लें। एच है, संसार का प्रथम नगर मेसोपोटामिया सभ्यता में बसाया गया था। एच में मेसोपोटामिया लिख लें। आई है, इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय रेखा का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है। इस समय रेखा में किसी एक बिंदु को प्रारंभ बिंदु मानकर उसके बाईं एवं दाईं ओर समय की गणना की जाती है। समय रेखा में प्रारंभिक बिंदु से बाईं ओर भूतकाल को दिखाया जाता है। इसमें भूतकाल लिख लें आई में। जे है, जीव जंतुओं
के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म लिख लें इसमें। प्रश्न अब अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह सा, पू का पूरा नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह सा, पू का पूरा नाम सामान्य संवत पूर्व है। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, इतिहासकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। वे पुराने दस्तावेजों, सिक्कों, किताबों, इमारतों इत्यादि की मदद से जानकारी इकट्ठा कर लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते हैं? उत्तर है, पुरातत्व विज्ञानी का मुख्य कार्य मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, मूर्तियों, खिलौने, हड्डियों, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हिमयुग की समय अवधि बताइए। तो इसका उत्तर है, हिमयुग वह समय था जब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। उस समय बहुत ठंड थी। हिमयुग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब प्रश्न क्रमांक 5, इतिहास की शताब्दी गणना के आधार पर बताइए कि वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है। उत्तर है, इतिहास की शताब्दी गणना के लिए 1 से 100 तक एक शताब्दी, 101 से 200 तक 2 शताब्दी, इसी तरह गिनती आगे बढ़ती जाती है। अब वर्तमान वर्ष 2025 जो आता है 2001 से 2100 के बीच, इसलिए वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। प्रश्न क्रमांक 6 है, मानव लगभग कितने वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है? तो इसका उत्तर है, मानव होमो सेपियंस लगभग 3,00,000 वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से कितने वर्ष पूर्व माना गया है? उत्तर है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से लगभग 2000 सा पू प्लस 2025 बराबर 4025 वर्ष पूर्व माना गया है। प्रश्न क्रमांक 8, अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानियों के चित्र क्यों मिलते हैं? उत्तर है, अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानी के चित्र इसलिए मिलते थे क्योंकि इससे लोगों को शासक की पहचान होती थी और उनके शासन की ताकत और प्रसिद्धि दिखती थी। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारतीय लोग पत्र, महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? भारतीय लोग, उत्तर है इसका, भारतीय लोग पत्र, महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर रहते हैं। यही हमारे पंचांग का आधार है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, समय रेखा से हमें क्या सहायता मिलती है? उत्तर है, समय रेखा से हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता मिलती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक है 1, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? उत्तर है, आदि मानव जंगलों में, गुफाओं में या पेड़ों के नीचे रहते थे। वे शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे और छोटे छोटे समूह में रहते थे। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। वे पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। आग का प्रयोग खाना बनाने और गर्मी पाने के लिए करते थे। उत्तर है प्रश्न दूसरा, 20वीं शताब्दी सा के आरंभिक वर्ष व अंतिम वर्ष को अंकित कीजिए। उत्तर है, 20वीं शताब्दी का सामान्य संवत में आरंभिक वर्ष 1901 और अंतिम वर्ष 2000 था। यह शताब्दी विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों और विकास की गवाह बनी। प्रश्न क्रमांक 3 है, इतिहास जानने के मौखिक स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है, इतिहास जानने के मौखिक स्रोतों में लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, किस्से, कहानियाँ, बुजुर्गों की बातें और लोक नाटक शामिल हैं। ये स्रोत हमें पुराने समय की जानकारी मौखिक रूप से देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, चित्रखंड पहेली के सभी हिस्से उस पहेली को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिससे उसे हल करने में आसानी रहती है। इस इतिहास की पहेली को हल करने में इतिहासकारों का क्या समस्या आती है? उत्तर है, चित्रखंड पहेली के सभी हिस्से मिलने से उसे हल करना आसान होता है, लेकिन इतिहास की पहेली को हल करने में इतिहासकारों को कई समस्याएं आती हैं। सभी स्रोत पूरे नहीं मिलते, कुछ स्रोत नष्ट हो चुके होते हैं और कई बार जो जानकारी मिलती है वह अधूरी या अस्पष्ट होती है। इसलिए इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक से जांच कर निष्कर्ष निकालना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 5, अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली बनाइए। परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली, पहली पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी, दादाजी वेद सिंह एवं दादी गीता देवी। दूसरी पीढ़ी माता पिता सुरेश चंद्र, माता कल्पना। तीसरी पीढ़ी बच्चे, भाई बहन आर्यन, बहन पूजा और मैं स्वयं अंकित। तो इसको आप अपने स्तर से
माता पिता के नाम और स्वयं के नाम, भाई बहन के नाम भी बदल कर अपने नाम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, महात्मा गांधी का जन्म 1869 सासा में हुआ था। उनका संबंध किस शताब्दी में है तथा उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? गणना करके लिखिए। उत्तर है महात्मा गांधी का जन्म 1869 सासा में हुआ था। यह वर्ष 19वीं शताब्दी का है, क्योंकि 1801 से 1900 तक की अवधि को 19वीं शताब्दी कहा जाता है। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। गणनानुसार 1947 से 1868 इसलिए माना महात्मा गांधी का जन्म भारत की स्वतंत्रता से वर्ष 78 वर्ष हुआ था। प्रश्न 7 है, जीवाश्म वैज्ञानिक का क्या कार्य करते हैं? उत्तर है जीवाश्म वैज्ञानिक पुराने समय के जीवों, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे यह पता लगाते हैं कि प्राचीन जीव कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे और पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ। अब है प्रश्न क्रमांक 8, समुदायों का विकास होता गया तो समाज जटिल होता गया। उस जटिल समाज में मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता था? उत्तर है जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ समाज जटिल हो गया। जटिल समाज मुखिया का उत्तरदायित्व बढ़ गया। उसे लोगों के बीच न्याय करना, नियम बनाना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और समाज की भलाई के लिए निर्णय लेना होता था। वह समय का प्रमुख नेता माना जाता था। उत्तर प्रश्न क्रमांक 9, अनुवांशिकी हमें बताती है कि मनुष्य की विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन करने में किस प्रकार सहायता मिलती है? उत्तर है इसका अनुवांशिकी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मनुष्य की विशेषताएं जैसे रंग, कद, बीमारी या व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है। इससे इतिहासकार यह जान पाते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे और किन किन गुणों को आगे बढ़ाया गया। इससे मानव विकास और समाज के बदलते रूप को समझने में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 10, आदि मानव को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? उत्तर है आदि मानव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे नंबर 1 भोजन की खोज करना, नंबर 2 जंगली जानवरों से बचना, नंबर 3 मौसम की मार, ठंड, गर्मी, बारिश, नंबर 4 रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना, नंबर 5 अपनी समझ और भाषा का विकास करना इत्यादि। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? उत्तर है इतिहास को समझने के लिए हमें कई प्रकार के स्रोतों की सहायता मिलती है। इन स्रोतों में पुराने समय के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पुराने मकानों के अवशेष, शिलालेख, किताबें, चित्र और मौखिक कहानियाँ शामिल होती हैं। ये हमें यह जानने में मदद करते हैं कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और उनका जीवन कैसा था। पुराने दस्तावेजों और किताबों से हमें ये उस समय की घटनाओं और राजाओं की जानकारी मिलती है। चित्र और मूर्तियाँ उस समय की कला और धर्म के बारे में बताते हैं। मौखिक स्रोतों जैसे लोकगीत और कहानियाँ समाज की परंपराओं और विश्वासों के बारे में बताते हैं। इन सभी स्रोतों की मदद से इतिहासकार पुराने समय की जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमें इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सहस्त्राब्दी की गणना किस प्रकार करेंगे? एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है सहस्त्राब्दी किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में एक शाखा से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ प्रथम सहस्त्राब्दी वर्ष 1 से 1000 तक, द्वितीय सहस्त्राब्दी वर्ष 1001 से 2000 तक, तृतीय सहस्त्राब्दी वर्ष 2001 से 3000 तक। वर्तमान वर्ष 2025 है, यह तीसरी सहस्त्राब्दी में आता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उन्नीस से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए एवं इस पर अपनी जन्म तिथि अंकित कीजिए। उत्तर समय रेखा 1900 से, देखिए इस प्रकार से आप बना लें इसको। ये समय रेखा है, इस समय रेखा पर मुख्य बिंदु। अब है प्रश्न क्रमांक 4, गौतम बुद्ध का जन्म 560 सासा पूर्व हुआ था। क्या आप गणना कर सकते हैं उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म 560 सासा पूर्व हुआ था। आज की तिथि 17 अप्रैल 2025 है, तो उनके जन्म और वर्तमान के बीच का अंतर
होगा, ये देखिए 560 सासापू धन 2025 बराबर 2585 वर्ष। अतः गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2585 वर्ष पूर्व हुआ था। अब अगला प्रश्न है 5वां, चित्रखंड पहेली जिग्सा की तरह इतिहासकार इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? उत्तर है, इतिहासकार इतिहास को एक पहेली जिग्सा की तरह समझते हैं। पहले वे विभिन्न स्रोत, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख, पुरानी किताबें, चित्र और मौखिक कहानी एकत्र करते हैं। फिर प्रत्येक स्रोत की तारीख, अवस्थिति और विश्वसनीयता जांचते हैं। इसके बाद वे स्रोतों के बीच तुलना करके देखते हैं कि कौन सी जानकारी मेल खाती है और कौन सी अलग दिखती है। इस तरह छोटे छोटे सबूतों को जोड़ते हुए वे घटनाओं का सही क्रम तय करते हैं और समाज, संस्कृति व शासन के बारे में एक संपूर्ण चित्र बताते हैं। अंत में वे निष्कर्ष लिखते समय उन सबूतों का हवाला देते हैं ताकि हमारा इतिहास ठोस और प्रमाणित रहे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 4 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।